मैकेलेस मिनट, मैकेले स्पेलिंग पहले देखिएगा, सब गलत करते हैं। एक्चुअली ये मैकेले है, दैट इज क में ऐ की मात्रा आता है, ठीक है। सो मैकेले, दैट इज हम वैसा तो नहीं बोल सकते, एक साथ मैकेले बोल देते हैं। CAULAY है, मैकेलेस मिनट। स्पेलिंग के ऊपर मैं फोकस करने बोल रही हूँ बिकॉज इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम में मार्क भी कट जाता है। थ्योरी पेपर है, ऑफलाइन है, इसलिए मार्क कटते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे पूरा पॉइंट वाइज मेंशन्ड है, कब आए, कैसा हुआ, कौन से मेंबर थे, किसके मेंबर थे, सब कुछ मेंशन्ड है, ठीक है। वैसे ही पॉइंट वाइज लिखिएगा, कुछ पॉइंट्स में अगर कट करना चाहे कट कर सकते हैं। हाँ बोलिए, फटाफट बोलिए। से प्री इंडिपेंडेंस आगे स्टार्ट होगा, तापर एट स्टार्ट होगा, ठीक है ना। प्री इंडिपेंडेंस क्वेश्चन का आगे स्टार्ट होगा बिकॉज प्री इंडिपेंडेंस बिफोर रो क्वेश्चन, प्री इंडिपेंडेंस बिफोर एजुकेशन सिस्टम ऑल ओवर केमिति थिला सेटा में मेंशन करछु से क्वेश्चन रे। ओके ओके, सो आसंतो। ओके, सो इंट्रोडक्शन फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज यहाँ पे ना इंट्रोडक्शन में मैं देखो पॉइंट कितना मेंशन करती हूँ, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट्स है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। फर्स्ट, द एजुकेशनल आइडिया ऑफ लॉर्ड मैकेले आर नोन एज द मैकेलेस मिनट्स। उनके आइडियाज को हम, ये बहुत ही सिंपल लिखा गया है कि उनके आइडियाज को हम क्या बताएंगे, उनके जो आदर्श नीति थे उसको हम क्या बोलेंगे, जिस पत्र में उन्होंने लिखा वो होता है मिनट। घोषणा पत्र को हमने यहाँ पे मिनट बोला है, किसने लिखा, मैकेले ने लिखा। सो द एजुकेशनल आइडिया ऑफ लॉर्ड मैकेले आर नोन एज मैकेलेस मिनट। लॉर्ड मैकेले केम टू इंडिया ऑन 10th जून, 10th जून, यहाँ पे TH थोड़ा मेंशन करेंगे, ठीक है। 10th जून मैंने मेंशन कर दिया, 10th जून होगा TH। 10th जून 1834। लॉर्ड मैकेले कब आए इंडिया को, 10th जून 1834, ठीक है। कब आए, 1834 में, 10 जून में आए। एज ए मेंबर ऑफ लॉ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मेंबर ऑफ लॉ मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लॉ मेकर्स थे उनमें से एक मेंबर हो गया, वो आए, ठीक है। जस्टिस जैसे बोलते हैं ना, जस्टिस करने के लिए, या फिर लॉ मेंबर में भी बहुत सारे उनके भी एक एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में है, वैसे ही उनके भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक मेंबर होके वो आए, ठीक है। हो गया 2 पॉइंट। अभी नेक्स्ट, ही वॉज अ लर्नड स्कॉलर एंड गुड ऑरेटर। तो वो बहुत अच्छे स्कॉलर थे, मीन्स हमेशा वो एजुकेशन के साथ ही रिलेटेड थे। एंड वो ऑलवेज अपने फ्री टाइम में क्या करते थे, बुक्स पढ़ते थे। तो ये पॉइंट को आप स्किप कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, बिकॉज वो ऑलवेज थिंक करते थे इंडिया के बारे में, ऑलवेज थिंक करते थे कि इंडिया के लोग, दैट इज ऑरेटर है, नैरेटर नहीं होगा यहाँ पे, ऑरेटर होगा। नैरेटर भी आप मेंशन कर सकते हैं, ऑरेटर भी एक पॉइंट पे है बिकॉज वो लॉ मेकिंग के अकॉर्डिंग चलेगा, तो उसके हिसाब से नैरेटर भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट इसलिए मैंने स्किप करने को बोला, ये बुक में नहीं है, तो ये पॉइंट पूरा स्किप कर दीजिए। लर्न स्कॉलर, गुड ऑरेटर, ये नहीं चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट, बैंटिक अपॉइंटेड हिम हेड ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिटी। उनको कौन सी ग्रुप में डाला गया, देखिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, हेड ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन कमेटी। इसको इंग्लिश में लिख दीजिएगा, हिंदी बच्चे आपको बोल रही हूँ, हेड ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन कमेटी। पब्लिक इंफॉर्मेशन कमेटी में क्या होता है, जैसे कि अभी के टाइम पे जनगणना होता है ना, सेंसस होता है, तो उस टाइम पे ये ग्रुप ऐसा था जो प्रॉब्लम क्या है लोगों को, या लोगों में क्यों एजुकेशन को लेके प्रॉब्लम है, क्यों वहाँ पे लॉ नहीं है, अपना एक कंट्री है तो एक कंट्री में लॉ क्यों नहीं है, क्यों बहुत सारे जगह पे बहुत ऐसे रूल्स हैं जिसको फॉलो करने में लोग डरते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ही टैक्स लिया जाता है, खाने को नहीं मिल रहा, क्यों ये सारे प्रॉब्लम है, जो चेक करते हैं उनको हम बोलते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिटी। तो उनकी एक हेड बन के, दैट मीन्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जैसा होता, उस डिपार्टमेंट का वो हेड बन के है। ही एग्रीड विद द आइडिया ऑफ चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट कमीशन एक है, चार्ल्स ग्रांट कमीशन एक है, उससे पहले चार्टर एक्ट एक है, 1813 में आया था चार्टर एक्ट,
ठीक है? वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में आए थे एजुकेशन सिस्टम को ही स्प्रेड करने के लिए। बट उनका भी लेकिज़्म ये रहा, मतलब उनमें भी ये खराब रहा कि वो भी इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा ही प्रमोट करने लगे। प्रमोशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन एवरी स्फीयर। उन्होंने हर एक जगह इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रमोट कर दिया, ठीक है? क्रिश्चियनिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को। इसलिए ग्रैंड कमीशन भी फेल हो गया। सो फेल्यूर इन ग्रैंड कमीशन के बाद क्या होगा? चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट में भी सेम प्रॉब्लम रहा। बहुत जगह पे इंग्लिश लैंग्वेज को माना नहीं गया, बिकॉज वो थिंक करते थे इंग्लिश लैंग्वेज को तो समझ ही नहीं आ रहा, तो हम कैसे पढ़ाई करें उसमें। या एजुकेशन अगर मिल भी जाए तो उनको, जो बच्चे एजुकेशन लेने जाएंगे, जैसे पहले के टाइम पे ना पेरेंट्स को बहुत डर लगता था बच्चों को बाहर छोड़ने के लिए, एब्रोड जाने के लिए, बच्चों को एब्रोड छोड़ने के लिए। बिकॉज अगर वो बच्चे बाहर जाते हैं एजुकेशन के लिए, देन वो रिटर्न नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी को अलाउ कर लेंगे, दैट मीन्स एडप्ट करेंगे, आफ्टर दैट वहीं रह जाएंगे। एजुकेशन वहाँ का है तो वो वहाँ रह जाएंगे। सेम थिंग यहाँ पे भी होता था ब्रिटिश एजुकेशन में, कि पहले जो फर्स्ट फर्स्ट ब्रिटिशर्स आए, जैसे कि चार्ल्स ग्रांट आए, ग्रांट कमीशन लेके, चार्टर एक्ट आया 1813 में, जो कि 1831 तक चला। चार्टर एक्ट में अगेन टू पार्ट्स हैं, जो कि आपके बुक में नहीं है ये सब, तो ये सब मैं थोड़ा बहुत मेंशन कर रही हूँ कि ये सब जो आया तो इसमें भी कुछ कुछ पॉइंट्स गलत रहे, जिसके बाद ये मैकलेमिनेट आया। मैकलेमिनेट कब आया? 1834 को, ठीक है? अगर डेट भी याद नहीं रहता 10 जून, तो 1834 मेंशन करें, इन द ईयर ऑफ 1834, ठीक है? उसके बाद इनको कौन लाए और अपॉइंटेड किए हेड ऑफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन कमेटी के हेड बोल के, किसने उनको अपॉइंट किया? दैट इज लॉर्ड वेंटिक। यहाँ पे बेंटिक मैंने ओनली मेंशन किया, आप लॉर्ड वेंटिक लिख सकते हैं, लॉर्ड वेंटिक। आफ्टर दैट ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी बोला नहीं गया, इंडिया में कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था, कब ऐसे ही ऑर्गेनाइज हुआ था, वो देखिए 1599। 1599 for the purpose of grading with India. Sorry, not grading, it is trading. Trading with India. ये थोड़ा सा जी जैसा हो गया, इसको करेक्शन करिएगा जब भी लिखेंगे, या फिर भूल गए तो मुझे नेक्स्ट टाइम याद दिलाएगा, मैं बता दूंगी आपको। सो फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेडिंग विथ इंडिया, सो वो थिंक किए थे ना, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से ही हमारे कंडीशन को जानते थे, ब्रिटिशर्स हमारे कंडीशन को जानते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भी उसके साथ ही ऑर्गेनाइज हुआ, तो वो भी जान गए, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने ही बनाया है ईस्ट इंडिया कंपनी को। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी जब देखा इंडिया में कोई राजा नहीं है, दैट मीन्स लॉ मेकर्स नहीं है, राजा तो बहुत है जो कि एक्चुअल लॉ मेकर्स नहीं है। हर एक राजा का अपना लॉज था, एक पर्टिकुलर लॉज है क्या? जैसे गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट नहीं था, तो गवर्नमेंट नहीं था बोल के क्या हो गया, सारे राजा खुद को ही अपने अपने एरिया में ही ज़्यादा ही वैल्यू देने लगे कि मेरा रूल्स ही चलेगा इधर, मैं जो बोलूँगा वैसे करेंगे, एंड मैक्सिमम लोग उस वजह से एजुकेटेड नहीं थे, ठीक है? सो इन ब्रीफ अगर बोला जाए, द फॉलोइंग एफर्ट्स वर मेड बाय ब्रिटिश बिफोर 1814, ठीक है? सो अगर मैं बोलूँ कि कब ब्रिटिशर्स लोग इतने सारे वर्क को कर लिए थे, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आए, इसलिए बोला गया अर्ली 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी बोलने का मतलब होता है ये पहले से ही बन चुका था। आइडिया होता ना, कहीं पे मुझे मिसाइल्स डालना है, ठीक है, किसी को उड़ाना है, मारना है, तो मैं क्या करूँगी, बहुत दिनों से प्लानिंग करूँगी। तो वही प्लानिंग इंडिया के जो हालात थे, दैट इज़ द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, जो सफ़र कर रहे थे लोग, बहुत ज़्यादा ही सफ़र कर रहे थे, वो सब देखते हुए एक बड़ा मिशन जैसा बना कि इसके थ्रू हम इंडिया को अपने दखल में ला सकते हैं, अपने अंदर ला सकते हैं, तो उसके लिए इतना सब था, ठीक है? तो आप इसमें कौन से पॉइंट्स को काट सकते हैं बताइए? लॉर्ड वेंटिक वाला पॉइंट्स को आप लिखेंगे, 1834 में आया वो से लिखेंगे, द एजुकेशनल आइडिया ऑफ लॉर्ड मैकले आर नोन एज मैकलेमिनस, इतना लिखेंगे, ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं उसको काट सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज़ एस्टैब्लिश्ड इन 1599, मैम अभी के लिए लिख सकते हो, एग्ज़ाम्स में काटना है, बिकॉज़ शॉर्ट करना है थोड़ा, इंट्रोडक्शन इतना बड़ा देंगे तो टाइम नहीं होगा, इस वजह से शॉर्ट करिएगा। अच्छा, नेक्स्ट, ओपनिंग ऑफ स्कूल, स्कूल कैसे खुले, विद्यालय कैसे बने, ठीक है? ये सेकेंडरी स्कूल वाज ओपन्ड, हाँ बोलिए।
मैंने बोला देखिए, अभी ब्रैकेट्स यहाँ पे मेरे पास अभी कॉपी नहीं है, ठीक है? सो मैं आपको मार्क ऐसे कर सकती हूँ, आप लोग नोट्स बना लो उसके बाद मैं मार्क कर लूँगी। ये पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट लिखता है एंड ये पॉइंट लिखता है, ठीक है? इतने पॉइंट्स को ठीक है, अच्छा, हो गया? अभी चलते हैं। अभी नेक्स्ट है ओपनिंग ऑफ स्कूल्स। ये सेकेंडरी स्कूल वाज़ ओपन्ड इन 1673 बाय ट्रायंगल, ठीक है? ये ट्रायंगल आपका एंगल वाला ए नहीं है, दैट इज़ अ ट्रिंगल। उनका नाम ट्रिंगल है, हम लोग बोल देते हैं क्योंकि याद रखना रहता है, इसलिए हम लोग उनको बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक है? एक साथ बोला जाता है ट्रिंगल, पूरा अच्छे से बोलो तो ट्रिंगल एट मद्रास, ठीक है? 1673 में ओपन हुआ, ठीक है? बट उसमें पढ़ने कितने लोग जाते थे? कब तक पढ़ने जाएंगे बच्चे? कहाँ जाएंगे? एजुकेशन सिस्टम में डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था। सो कितना धीरे धीरे डेवलपमेंट चल रहा है, एक एक बच्चे को बुलाया गया, एक एक बच्चे को हम एजुकेशन के लिए बुला रहे। ग्रैंड एड जो देते हैं ना, ग्रैंड इन एड जानते हैं, पैसा दिया जाता है एजुकेशन में, हम उसको स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप बोलते हैं। वो सारे या फिर स्कूल्स को जो फैसिलिटीज़ मिलता है, स्कूल में बुक्स आएंगे, स्कूल में बेंचेस आएंगे, या फिर डिफरेंट जो चीज़ें और भी होते हैं, डिफरेंट नेसेसिटीज़ होते हैं, वो सारे फुलफिल होगा, तो वो उसके लिए पैसा कहाँ से बनेगा? तो पहले टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए सेकेंडरी स्कूल बना, एलिमेंट्री स्कूल भी नहीं, एलिमेंट्री स्कूल तो पाठशाला ही थी। तो उसके बाद जो स्कूल बना दैट इज इन 1673 में बाय ट्रिंगल। याद रखना है हमेशा, ओटेट में या सीटेट में अगर आता है तो ऐसे ही याद रखते हैं वो ट्रायंगल है, ठीक है? तो ट्रायंगल जब भी याद रखें तो ट्रिंगल याद नाम आ जाएगा, तो ट्रिंगल, ट्रिंगल एट मद्रास, ट्रिंगल एट मद्रास। टीचिंग वाज डन इन द स्कूल बाय द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ठीक है? टीचिंग किसके थ्रू होगा? जो ब्रिटिशर्स आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी में वर्क करने के लिए, उसके जो एम्प्लॉय थे वही लोग करेंगे, वही लोग पढ़ाते थे। देखिए, सो प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम अभी तक नहीं बना है, ठीक है? रूल्स रेगुलेशन थोड़े थोड़े सेट होना स्टार्ट किए, ये फर्स्ट स्कूल है, ठीक है? एंड इसके साथ कोई भी प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग के साथ टीचर्स नहीं है, जो ब्रिटिशर्स एजुकेटेड हैं वही पढ़ाएंगे, एम्प्लॉय थे, वही एम्प्लॉय है वही पढ़ाएंगे। Company employee of the company full stop. Company opened school in Madras, Bombay, Kolkata, that's a Kolkata, then Tangore and Kanpur between 1715 and 1713. आगे होगा 1713, पीछे होगा 1715, सो करेक्शन करिएगा, इसको उल्टा लिखा गया है, 1713 पहले होगा, उसके बाद 1715, ठीक है? सो कहाँ कहाँ बना? मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, अभी का कोलकाता, कलकत्ता, टेंगौर एंड कानपुर। इसको करेक्ट करके लिखिएगा, बिकॉज अभी के टाइम पे कोलकाता है, उस टाइम में कलकत्ता है। कभी भी सोच के, ये सोच के मत लिखना कि कोलकाता ही लिखना है, पहले कलकत्ता लिखा जाता था, कलकत्ता ही आप लिखेंगे, ठीक है? बिकॉज आप ब्रिटिश पीरियड का पूरा लिख रहे हैं, अभी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? अभी के टाइम का नहीं है ये। सो इतना मेंशन किए, उसके बाद देखिए मेनी एजुकेशनल पॉलिसीज, मेनी एजुकेशनल पॉलिसीज। अभी इतने जो है ना, अल्फ्रेड विक्ट्रीज इन बैटल ऑफ प्लेसी 1757, बॉक्सर 1765, बॉक्सर युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था। द कंपनी स्टार्टेड ड्रीमिंग अबाउट एन एम्पायर इन इंडिया, तो उससे उनको प्लानिंग आया कि थॉट्स आया, वो पहला स्कूल तो ओपन कर दिए, पहला स्कूल वो थिंक करने लगे कि हमें अभी चलाना है, तो उन्होंने स्कूल तो खोल दिया। बट ये सब में उन्होंने जब देखा ना कि इतने सारे बैटल हो रहे, इतने सारे वॉर हो रहे, इतने सारे युद्ध हो गया, ठीक है? एक पलासी युद्ध, इसको प्लसी हमने यहाँ पे मेंशन किया है, इसका स्पेलिंग इंग्लिश में यही है, बट एक्चुअली है ये पलासी युद्ध। पलासी युद्ध आप लोग सुने हो, वही है। तो स्पेलिंग वाइज मत जाइएगा, इंग्लिश में स्पेलिंग थोड़ा अलग होता है, तो ये प्लासी मेंशन है, पलासी युद्ध आप हिंदी में भी मेंशन कर सकते हो यहाँ पे वर्ड। एंड बक्सर युद्ध, दैट इज अ बक्सर वॉर बोल सकते हैं, बैटल बोल सकते हैं। सो उस टाइम पे कंपनी देखे इतना यहाँ पे वॉर होता है, अपने ही लोग इंडिया के एक राजा दूसरे राजा के ये के ऊपर
युद्ध करते हैं, उसके बाद उसको छीन लेते हैं या फिर उनके घर के जो औरतें होते हैं उनके ऊपर कुछ भी अत्याचार करते हैं, ऐसा टाइप का नेगेटिव थॉट्स आए। तो ये सब के ऊपर उनके ड्रीमिंग क्या है, डे ड्रीमिंग जैसे कहते हैं ना, उनका ड्रीम में ही है, सपना है, वो देखने लगे क्या कि इंडिया में अपना एम्पायर बनाए, ठीक है, अपना साम्राज्य बनाएंगे, अपना जैसा सब कुछ, अपना लॉ होगा, अपना गवर्नमेंट होगा, अपना सब कुछ चलेगा, अपना साम्राज्य करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पता है, आपको अगर कहीं पे कुछ भी चेंज करना है ना, तो एजुकेशन इज सबसे इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग। एजुकेशन आप में एडवांसमेंट लाता है, एक छोटे बच्चा को वो ग्रो करवाता है, एजुकेशन के थ्रू ही वो बहुत कुछ लर्न करता है। तो एडवांसमेंट एजुकेशन में ही हो सकता है। अगर एजुकेशन एडवांस्ड होगा तो हमारा लॉ भी बनेगा, उस लॉ को लोग समझेंगे एंड उसके हिसाब से ही वो चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एडवांसमेंट। तो आपको कैसे मेंशन करना है बताइए। इतना अगर नाम याद नहीं रह रहा है तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, ये जो है आपका है पलासी युद्ध, इसको चेंज करके आप हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश बच्चे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्लासी मेंशन है बट एक्चुअली पलासी है। पलासी युद्ध एंड बक्सर युद्ध, दैट इज अ बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, 1757 1765, ठीक है। सो द कंपनी स्टार्टेड ड्रीमिंग अबाउट एन एम्पायर इन इंडिया, यहाँ तक आप मेंशन कर दें। ड्यू टू दिस प्रॉब्लम दे थिंक दैट और दे ड्रीम्ड अबाउट एन एम्पायर इन इंडिया, उसलिए वो ड्रीम करने लगे, वो देखने लगे, सोचने लगे कि वो एम्पायर बनाएंगे। इतना मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। इतना क्लियर है? क्लियर है? ओके। अच्छा देखिए, मैंने प्रीवियस भी बोला था, सबसे पहले हम किसे सपोर्ट करेंगे, वारेन हेस्टिंग आके किसे सपोर्ट किया, एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने चेंज किया ना, तो वारेन हेस्टिंग फिर से यहाँ पे पॉइंट मेंशन हुआ, सेम पॉइंट्स, थोड़ा सा ब्लर है तो इस पॉइंट को याद रखिए। देखिए, पॉलिसी ऑफ एप्लीजमेंट होगा, दैट इज अ एपीजमेंट हो गया है, एप्लीजमेंट होगा, प्लीज करना किसी को ना, आप थोड़ा सा प्लीज करो, आज मेरे घर तो रुक जा, दैट इज अ प्लीज्ड मोमेंट। वैसे बोलते हैं ना, उनको थोड़ा रिक्वेस्ट करना, उनको थोड़ा ऐसे ललचाना, ऐसा टाइप का एप्लीजमेंट। ओके, हम थोड़ा उनको हैप्पी कर दे तो वो हमारे सपोर्ट में आ जाए, ऐसा होगा। तो स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, बिकॉज ये नोट्स मेरे पास जो था, ये कॉपी मेरे पास अभी नहीं है, बिकॉज ये कॉपी कौन से ईयर के बच्चे लेके हैं, मेरे पास बिल्कुल नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट। अगर नहीं समझ आए, नेक्स्ट मैं करेक्शन कर दूंगी, कोई भी बच्चे लिख दो, मैं करेक्शन करके आपको दे दूंगी, ठीक है। एप्लीजमेंट, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, एप्लीजमेंट होगा। सो पॉलिसी ऑफ एप्लीजमेंट टू प्लीज मुस्लिम्स, ठीक है, टू प्लीज मुस्लिम्स, वारेन हेस्टिंग्स सेट अप ए मद्रासा, दैट इज अ मद्रासा बोल सकते हैं, या फिर आप जस्ट लाइक होता है ना मस्क के साथ और मस्जिद के साथ, जो स्कूल हम लोग ने पढ़ा था वही है, मस्जिद के बारंदा में होगा, या फिर मस्जिद के जो खुले एरिया होते हैं ना, जैसे कि वहाँ पे पूजा हो रहा है, उनके जो पूजा पाठ है, वर्शिपिंग होता है, उसके साइड में जो ओपन एरिया होता है, वहाँ पे पढ़ाई होगा, ठीक है। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम कहाँ खुला, ये ऐसे टाइप के स्कूल्स कहाँ बने, कलकत्ता में बने, नॉट कोलकाता, दैट इज कलकत्ता, कलकत्ता में बने इन 1781। देखिए टाइम पीरियड कैसे कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। आपने क्या जाना, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया, 1599 में, ठीक है, ये जान लिया। सो उनका एफर्ट्स कब तक, मतलब उनका जो एफर्ट्स था कब तक उनका रंग दिखने लगा, या फिर बोल सकते हैं हम जस्ट लाइक सोइंग कब किए वो, कि मेरा ये चीज पूरा फैल गया, स्प्रेड हो गया, 1814 तक ये स्प्रेड हुआ, 1814 तक। बोलते हैं ना, मेरा ये काम अभी चालू किया हूँ, तो इसको नाम होते होते टाइम लगेगा, तो उनको 1599 में उनका ईस्ट इंडिया कंपनी बना। उसके बाद वो इंडिया आए, इंडिया में वो एक आध स्कूल बनाए, कब बनाए, 16th सेंचुरी में बनाए। आफ्टर दैट उन्होंने देखा पलासी युद्ध हो रहा है, बक्सर युद्ध हो रहा है, तो उसके बाद उनका मेंटालिटी चेंज हुआ, ड्रीमिंग वो करने लगे, सोचने लगे कि अभी हमें क्या करना है, चेंज करना है एंड हमारा एक एम्पायर बनाना है खुद का। उतना करने के लिए उनको कितना टाइम लग गया, 1673, देख लेना, 1599, 1673, उसके बाद 17
15 है, 1713 है, सॉरी 1713 आगे होगा, फिर 1715 होगा। उसके बाद उन्होंने देखा 1757 में एंड 1765 में कि इतने सारे बैटल्स हो रहे हैं, राजा राजा के अंदर ही क्या है, कोई मिल मिटाव नहीं है, दैट इज अ देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द टू किंग्स ऑफ अ सेम कंट्री। आप बोल सकते हो एक ही कंट्री के अंदर जितने भी राजा हैं उनके अंदर इंटरेक्शन नहीं होता, उनके अंदर जब भी बातें होती है तो झगड़े वाली होती है, जस्ट लाइक एनिमी है, ऐसा टाइप का। तो वो अपना जो साम्राज्य है दैट इज अ एम्पायर को स्प्रेड करने लगे। तो कैसे करेंगे, पहले हम वारेन हेस्टिंग आए, वारेन हेस्टिंग ने क्या किया मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि मुस्लिम ही ऐसे थे जो कि इन्फ्लुएंस हो गए उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स से। राजपूताना में जो लोग थे या क्षत्रिय जो थे वो नहीं मानते थे, ब्रिटिशर्स को आने ही नहीं देते थे। तो सबसे पहले उन्होंने प्लानिंग जो किया मुस्लिम्स के ऊपर किया, ठीक है। तो उसके थ्रू उन्होंने बहुत जगह पे एजुकेशन के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके बिजनेस को और बढ़ाने के लिए, उनके एम्पायर को और बढ़ाने के लिए, उनके साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने मद्रासा बनाया। तो मद्रासा पहले कलकत्ता में बना, जहाँ पे कुरान्स पढ़ाया जाता था। अभी कुरान को ना आप अगर नेट में सर्च करेंगे तो दो स्पेलिंग है कुरान का, ठीक है। एक कुरान का स्पेलिंग है क्यू से स्टार्ट होता है और एक है के से स्टार्ट होता है। आपको जो सही लगे आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। क्यू से भी स्टार्ट होता है, के से भी स्टार्ट होता है, राइट, समझ आया। कुरान्स पढ़ेंगे, कुरान्स में और भी क्या रहता है उनके साथ बोलिए, उनके जो धर्म के लॉज होते हैं, नीति नियम होते हैं, वो पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, लॉजिक पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे। वह टॉट बाय और टॉट थ्रू द मीडियम ऑफ अरबिक। कौन से मीडियम में, अरबिक या उर्दू। आप यहाँ पे और क्या मेंशन कर सकते हैं, उर्दू, ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, उर्दू, ऐसे करके आप उर्दू यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, उर्दू। सो यहाँ पे कुरान का स्पेलिंग क्यू से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कुरान हो गया। अभी देखिए इंडिविजुअल एफर्ट्स कितना लगता है, एक अकेला पर्सन अगर आता तो वो क्या करता, क्या होता, ठीक है। सो यहाँ पे मेंशन है सो ये जो सिस्टम आया ना, सिस्टम में पहले तो हम क्या क्या कर लिए, इतने सारे चीज़ों को कर लिए, मुस्लिम को हमने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया। सपोर्ट के बाद द यहाँ पे मेंशन है ईवाज, ईवाज, ठीक है। द ईवाज ऑफ कंपनी एम्प्लॉयज हैज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। जैसे होते हैं ना, प्रचार करने के लिए कोई पर्सन होता है, मेरे धर्म को प्रचार करने के लिए तीर्थंकरस थे, जैसे कि जैनिज्म में थे, गौतम बुद्ध में बुद्ध के कल्चर को स्प्रेड करने के लिए बहुत लोग थे। वैसे ही क्रिश्चियन लोगों के लिए जो फादर रहते हैं, वैसे इनके लिए कौन था, ईवाज था, दैट इज WIVAS, ईवाज, ठीक है। ईवाज ऑफ कंपनी एम्प्लॉयज हैज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द इंडिया। अगर ईवाज याद नहीं रहा तो आप क्या लिख सकते हैं, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, इतना लिख दीजिए, वो भी हो जाएगा। बिकॉज ईवाज एक न्यू वर्ड था, इसलिए आपको पता नहीं होगा, इसलिए बोलती, ठीक है। ईवाज ऑफ द कंपनी एम्प्लॉयज हैज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। जो कंपनी था, कौन सा कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉय थे ना, ये लोग भी एम्प्लॉय है, बट ये ओनली क्या करेंगे, प्रचार प्रसार में लगेंगे, दैट इज द स्प्रेड ऑफ दिस न्यूज और स्प्रेड ऑफ द एजुकेशन। पर्टिकुलर एक लॉ का स्प्रेड करना है, उसको विस्तार करना है, उसके लिए लगे पड़े हैं। कहीं कहीं होते हैं ना, कुछ कुछ लोग यहाँ पे गए, सर्वेंट जैसे हैं लोग, ठीक है, स्लेव सर्वेंट जैसे हैं, एक जगह पे गए, छानबीन के, यहाँ पे एजुकेशन है नहीं है, हमें फॉलो करिए, ऐसे करिए वैसे करिए, जो बोलते ये लोग हैं, ठीक है। सो एन orphanage was opened at Madras in 1786, and Brown opened a school on of English education among Indians in 1788. सो ब्राउन, अगेन लॉर्ड ब्राउन है, ये इनका नाम लॉर्ड ब्राउन है, ये भी एक ब्रिटिशर है। एंड उन्होंने एक क्या किया, उनका इंडिविजुअल एफर्ट देखिए, तो पहला एक ऑर्फनेज, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, एक ऑर्फनेज खोला। उसके बाद 1786 में, उसके बाद ब्राउन ने, लॉर्ड ब्राउन, ठीक है, लॉर्ड ब्राउन। आप जहाँ पे भी नाम देखो ना, ब्राउन हो गया, वुड हो गया, ये सबके आगे आप लॉर्ड लिख सकते हैं, LORD, LORD। जैसे महात्मा गांधी जी की उपाधि है, कौन सा उपाधि है, हम बोलते हैं बापू जी, वैसे ही इनको भी मिला है, ये सब लॉर्ड है। लॉर्ड ब्राउन मेंशन किए, या फिर आप मेंशन कर सकते हैं लॉर्ड वुड,
लॉर्ड ऐसे करके आप लिख सकते हैं। कुछ जगह पे सार लिखा रहता है, सार चार्ल्स ग्रांट, सार चैटर एक्ट, सार मेंशन होता है, वैसे यहाँ पे मेंशन होता है लॉर्ड। कुछ जगह पे आप सार लिख सकेंगे, कुछ जगह पे आप लॉर्ड लिखेंगे, उनका जैसा उपाधि मिलता है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे लॉर्ड ही होगा, लॉर्ड ब्राउन। लॉर्ड ब्राउन ओपनड ए स्कूल ऑफ इंग्लिश मीडियम, एक इंग्लिश मीडियम का उन्होंने स्कूल ओपन किया। एमोंग इंडियंस, इंडियंस के अंदर जितने भी इंडियंस को वो जानते थे। तो कहाँ पे होगा, ये कलकत्ता में ही हुआ। फिर से इन्होंने क्या किया, कलकत्ता में किया। ऑर्फनेज खुला मद्रास में, फिर से इन्होंने एक स्कूल बनाया कलकत्ता में। बिकॉज बेसिक इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ था, बेसिक उनका फाउंडेशन कलकत्ता था। सो वो सेंटर था, वहां से ओपन हुआ 1788 में, 1788 में। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए। अच्छा, मैंने चार्टर एक्ट अभी बोला था 1813। ठीक है, चार्टर एक्ट मैंने मेंशन किया था 1813। ये थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मेंशन है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है। ये आपको सोशल स्टडीज़ में भी हेल्प करेगा जब आप एग्ज़ाम देंगे ओटेट का, या फिर आपको कंटेम्प्रेरी एजुकेशन में तो बहुत हेल्प करेगा। क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ चार्टर एक्ट। तो इस रिलेटेड एजुकेशन सिस्टम, तो ये लोग बेसिक एजुकेशन निकाले ना, जैसे ब्रिटिश एजुकेशन हो गया, ये एजुकेशन हो गया, तो इसकी वजह से इनको थोड़ा सा वैल्यू दिया जाता है ओटेट सीटेट में भी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा याद रखिए, एक आध क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, आफ्टर दैट सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे। ठीक है, यही एक क्वेश्चन है मैकले मिनट का जो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। बहुत सारे टर्म्स हैं एंड उसके सारे बहुत सारे नाम भी हैं ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का नाम है, उसके साथ उन्होंने क्या क्या किया वो सब भी इम्पोर्टेंट है। So the Charter Act at 1813 have an important place in relation to Indian education. इंडियन एजुकेशन के, इंडिया के जो इतिहास है एजुकेशन रिलेटेड, ठीक है, विद्या के रिलेटेड। तो विद्या का हमने क्या किया यहाँ पे, विस्तार किया, प्रचार किया कि इंग्लिश एजुकेशन, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हम क्या करें, अपनी कंपनी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो चार्टर एक्ट उनमें से एक है, इम्पॉर्टेंट सा चीज़ है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट सा चीज़ बोल रही हूँ बिकॉज इन्होंने ना बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ किया। वो कितना क्या हुआ देखो, अभी ग्रांट इन एड मिलेगा, जैसे सहायता देते हैं ना स्कूल्स को, तो वो मिलेगा। इन्होंने ही वो चीज़ किया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, कंपनी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन इन इंडिया। समझ आया, एजुकेशन, अगर किसी ने बोला जाए ना, किसी ने पूछा कि एजुकेशन किसने बनाया, तो एजुकेशन ब्रिटिशर्स ने बनाया, इतना है। उसको मॉडिफाई इंडिया भी कर रहा है, और भी मॉडिफाई होगा कमिंग टाइम पे, ये और भी मॉडिफाई होगा। स्मार्ट बोर्ड आ रहा है, स्मार्ट एजुकेशन आ रहा है, और भी चेंजेस आएंगे। ठीक है, 3D एजुकेशन होगा, सब कुछ होगा। वो पूरे ऑब्जेक्ट्स को हम खोल के दिखाएंगे, ऑब्वियस ऐसा भी टाइम आएगा। So, according to this act, company was responsible for education in India. According to this act, company has to expand rupees 1 lakh per annum on education for Indian people. ये एक्सपांड नहीं होगा, एक्सपांड एक्सपेंडिचर आप लिख सकते, खर्च करना, या फिर बोल सकते हैं हम यहाँ पे क्या कि गिव लिख सकते, हैज़ टू गिव अबाउट 1 लाख। एक्सपांड मीन्स यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, बढ़ाया नहीं। पहले तो हमने एजुकेशन सिस्टम को चलाने को ट्राई किया, जब तक नहीं चला बिकॉज पैसे नहीं है, चलेगा कैसे, तो उस वजह से क्या हुआ कि एजुकेशन सिस्टम को एक्सपांड करने के लिए, और भी ये एजुकेशन सिस्टम को एक्सपांड करने के लिए एक्सपांड वर्ड है। अगर आपको खर्च के हिसाब से लिखना हो तो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर रुपीज लिख सकते हैं, एक्सपेंडिचर रुपीज अबाउट 1 लाख पर एनम, हर साल, हर साल हम एजुकेशन के लिए, कौन सा एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन, इंडिया में बच्चे पढ़े, बच्चों को स्कूल मिले, बच्चों को खाना मिले। स्कूल आएंगे तो उनको हम स्टाइपेंड देंगे ना, स्टाइपेंड लेके जाएंगे, खाना खाएंगे, तो वो मिले, उसको देखते हुए 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा इंडियन लोगों के लिए। ठीक है, क्यों, अगर हम 1 लाख रुपए एक स्कूल के पीछे खर्च करेंगे, जो बच्चे पढ़े लिखे निकलेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, पढ़ा लिखा बच्चा आएगा, वो हमारे बिजनेस को और भी 10 गुना स्प्रेड करेगा। ये मेन मोटो। ठीक है, एंड उनके हिसाब से ये स्प्रेड होगा और भी रेपिडली, क्योंकि हम अगर एक हायर सोसाइटी के लोग पढ़ते हैं ना, उसको कौन फॉलो करेगा, हम लोग ही फॉलो करेंगे, इसकी वजह से। अच्छा, अभी देखिए, दस 3 important पॉइंट्स वर डिस्कस्ड इन द चार्टर एक्ट 1813, which are टू सॉरी टू एनकरेज लर्न इंडियन स्कॉलर्स। हमें क्या बढ़ाना है,
हमें शिक्षा को बढ़ाना है, शिक्षा के द्वारा लोगों के अंदर शिक्षित जो लिटरेसी रेट है उसको बढ़ाना है। इंडियन स्कॉलर्स एजुकेशन के माध्यम से हम क्या करें, लोगों में एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं, एनकरेज करेंगे लोगों को कि तुम लोग पढ़ाई करो, तुम भी विद्वान बनो, दैट इज अ विद्वान स्कॉलर्स। ठीक है। नेक्स्ट, रिवाइवल एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर को बढ़ाना है। कौन सा लिटरेचर पता है? वेस्टर्न लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर नहीं। हमें ना वेस्टर्न लिटरेचर को लोगों को पढ़वाना है, समझाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम अपने कल्चर को यहाँ पे स्प्रेड कर रहे हैं, तो उसके लिए एजुकेशन चाहिए, क्योंकि उनको अगर समझ नहीं आएगा कि हमारे कल्चर में है क्या, तो वो कैसे हमें समझेंगे या फिर हमें कैसे मानेंगे, इसलिए एजुकेशन लाया गया। थर्ड, टू इंट्रोड्यूस एंड प्रमोट नॉलेज ऑफ साइंस एमोंग द इनहिबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश टेरिटोरीज इन इंडिया। सो उन्होंने क्या किया ना, जो ब्रिटिशर्स हैं इंडिया के अंदर, उनके थ्रू उनके थ्रू मतलब जो अंग्रेज है उनके द्वारा उन्होंने नॉलेज ऑफ साइंस, साइंस के जो नॉलेज को, ज्ञान को डाला इंडिया के लोगों के अंदर एजुकेशन के थ्रू। साइंस पहले नहीं था, ठीक है। बिफोर अगर आप लोग 16th सेंचुरी में देखोगे या अर्ली 16th सेंचुरी में भी देखते हैं ना, तो उस टाइम तक साइंस ही नहीं था। नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, ये सिर्फ हम संस्कृत से ही पढ़ते थे, थोड़ा बहुत जो जानते थे, अदरवाइज मैक्सिमम लोग पढ़ने ही नहीं जाते थे। ठीक है, ये चार्टर एक्ट का था। देन नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ कंट्रोवर्सीज। ये चार्टर एक्ट का कंट्रोवर्सीज और नहीं लिखना है, बिकॉज इतना हम पूरा डिटेल लिख रहे हैं, इसलिए कट करिएगा प्लीज़। आप अभी कॉपी लेके बैठे हो तो वहाँ पे प्लीज़ मेंशन करके रखो कि चार्टर एक्ट का कंट्रोवर्सी पार्ट नहीं लिखना है, क्योंकि मैं बता दूंगी क्या क्या कंट्रोवर्सी है, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस याद नहीं रहेंगे, क्वेश्चंस को हम रिमेंबर नहीं कर सकते, इसलिए प्लीज़ क्रॉस कर लो कि इसको नहीं लिखना है। कंट्रोवर्सी पार्ट ऑफ चार्टर एक्ट हमें मेंशन नहीं करना है। बस हो गया। अभी देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन आया, क्या बताइए आप? 3 पॉइंट्स मिला ना, 3 पॉइंट्स में ऑलरेडी आपको पता चला होगा क्या क्या पॉइंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने एजुकेशन सिस्टम के थ्रू उन्होंने साइंस को इनकॉर्पोरेट करवाया, ठीक है। सो ये हमारा तो परमिशन नहीं लिया, उन्होंने खुद डाला। ये एक रॉन्ग थिंग आया, बिकॉज अपने एजुकेशन सिस्टम में हम कल्चर को प्रमोट करते हैं, बट उन्होंने साइंस को, नॉलेज को प्रमोट कर दिया, साइंस के नॉलेज को। तो उसके थ्रू क्या हो गया, एजुकेशन में लॉजिकली थिंकिंग आ गया, लॉजिकली हम थिंकिंग करने लगे। एंड उसके साथ अपने लिटरेचर को, इंग्लिश और ब्रिटिश लिटरेचर को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया, ब्रिटिश लिटरेचर को उन्होंने प्रमोट किया। मीडियम ऑफ जो एजुकेशन है, दैट इज़ अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश ले रही हूँ, हिंदी ले रही हूँ, तो ऐसा क्या होता है, वहाँ पे जब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता था ना, ओनली उस सोसाइटी के लिए इंग्लिश होता था। सो इंग्लिश, व्हाट विल बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। अगर रिलीजियन वेस्ट पे देखते हैं तो रीजनल लैंग्वेज होना बेटर रहेगा, बिकॉज बच्चे बहुत अच्छे से समझेंगे अपने लैंग्वेज में। बट उन्होंने क्या किया चार्टर एक्ट में कि इंग्लिश को प्रमोट कर दिया, सो दैट एवरी सब्जेक्ट को टॉट किया गया इन इंग्लिश, पढ़ाया गया किस में, ओनली इंग्लिश में। तो ये एजुकेशन का जो मेन मोटो था वो चेंज हो गया, मेन जो एम था वो चेंज हो गया, ठीक है। अभी देखिए और एक कंट्रोवर्सी आया, ईस्ट वेस्ट कंट्रोवर्सी, ईस्ट एंड वेस्ट कंट्रोवर्सी, जो इसको भी आपको मेंशन नहीं करना है, ये एक्स्ट्रा सब मेंशन्ड है, पहले के नोट्स के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा मेंशन्ड है, ठीक है, एक्स्ट्रा मेंशन्ड है। तो इसमें फिर से चार्टर एक्ट के ऊपर ही लिखा गया कौन सा चीज़ लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों यहाँ पे क्लियरली कोई चीज़ को डिफाइन नहीं किया गया। हाँ, यहाँ पे क्या कंट्रोवर्सी आया पता है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया ना कोलकाता में, तो कोलकाता में क्या किए, पहले तो कोलकाता में उन्होंने स्प्रेड किया एजुकेशन सिस्टम को, चार्टर एक्ट भी वही सेम चीज़ किया। चार्टर एक्ट का मेन चीज़ और क्या था, प्रमोशन तो लिटरेचर था, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब तो था। उसके साथ 1 लाख रुपीज़ वो क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, दैट मीन्स एक्सपेंड करेंगे किसमें, ये एक्सपेंड होगा, दैट इज नॉट एक्सपांड, एक्सपेंड करेंगे किसमें, एजुकेशन सिस्टम के लिए, एजुकेशन सिस्टम ऑफ द
इंडिया, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के लिए वो खर्च करेंगे, बट कौन से अमाउंट को कहाँ खर्च करना है, लिटरेचर में कितना करेंगे, इंडियन स्कॉलर्स के लिए कितना करेंगे, साइंस को डेवलप करने के लिए कितना खर्च करेंगे, टीचर्स के लिए कितना खर्च करेंगे, कुछ मेंशन नहीं था, इसलिए वो कंट्रोवर्सी में रह गया। इस पॉइंट को भी मेंशन नहीं करना है, बिकॉज हमें वुड डिस्पैच के बारे में लिखना है, सो दैट हम थोड़ा सा चैटर एक्ट को देंगे, बिकॉज वो रिलेटेड रहता है, कहीं पे आपके बुक में मेंशन नहीं रहेगा, बट वहाँ पे पहला अगर क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो चैटर एक्ट के रिलेटेड वो होता है, तो यहाँ पे जो मेंशन है ये सब नहीं लिखना है। तो इसके बाद आएगा आपका वुड डिस्पैच आएंगे एंड मैकली मिनट्स आएंगे, ये ना साइमल्टेनियस वे में आए थे दोनों एक साथ, बिकॉज चैटर एक्ट वुड डिस्पैच के साथ भी रिलेटेड है एंड मैकली मिनट के साथ भी, मैकली मिनट के साथ भी रिलेटेड है एंड आपके वुड डिस्पैच के साथ भी। सो ये क्या हो गया ना, मैकले कैम टू इंडिया इन 1834 एंड ही हैज टू प्रोवाइड एडवाइस टू कंपनी ऑन टू इम्पोर्टेंट इशूज। ये जितने उन्होंने क्या किया, आके तो कुछ सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम में मेरे से पहले कौन कौन थे। सो उनके अकॉर्डिंग पहले थे आपके ग्रैंड कमीशन आए, उसमें कुछ फेलोरिटी रहा, सो उसमें कुछ गलत हुआ, इसलिए कौन आया नेक्स्ट, आपके आ गए ये चार्टर एक्ट आ गए 1813 के। तो ये भी कुछ कुछ प्रॉब्लम किया कि 1 लाख रुपीज़ को कहाँ पे एक्सपेंड करना है, कैसे प्रमोट करना है, अगर प्रमोट करना है तो इंग्लिश लिटरेचर को ही मैं करूँगा। तो ये जो जितना प्रॉब्लम देखे उसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया, दो इंपॉर्टेंट बेसिस पे इश्यूज के ऊपर बात करते हुए पॉइंट्स बताए। फर्स्ट, हाउ टू स्पेंड सम ऑफ रुपीज 1 लाख इन एजुकेशन। अभी जो पॉइंट पे हमें क्या मिला था, एरर मिला था कि चार्टर एक्ट में ये चीज गलत था, कौन सा चीज, कि कैसे 1 लाख रुपया को हमने खर्च किया या खर्च करेंगे। उस चीज के बारे में इन्होंने बताया, हाउ टू स्पेंड द सम ऑफ रुपीज 1 लाख इन एजुकेशन, 1 लाख रुपया एजुकेशन के लिए, अभी के लिए 1 लाख रुपए एक स्कूल को ही डोनेट किया जाता है। अच्छा, अच्छा, थोड़ा सा म्यूट। ओके, सो 1 लाख रुपीज को कैसे एजुकेशन में खर्च करेंगे इन्होंने बता दिया। अब इस सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बताया, टू डिफाइन चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इन प्रॉपर वे, लॉर्ड मैकले वाज सपोर्टेड सपोर्टेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। ठीक है, क्या सपोर्ट किया, अगर हमने चार्टर एक्ट को पूरा ही बोल दिया कि नहीं ये नहीं चलेगा, तो क्या होगा ना कि इतना दिन जो चार्टर एक्ट ने काम किया, वर्क किया, चार्टर एक्ट ने 1813 से 1831 तक काम किया है वो। हाँ बोलिए। कि इसको ऐसा नहीं लिखना है, व्हेन मैकले से लिख सकते हैं, व्हेन मैकले कैम इनटू इंडिया और कैम टू इंडिया इन 1834, ही हैज टू प्रोवाइड कंपनी टू इम्पोर्टेंट इस, ऐसे करके लिखना है। ठीक है, और डायरेक्ट में तो आप लिख सकते हैं एडवाइस ऑफ मैकले, एडवाइस ऑफ मैकले। ठीक है, शॉर्ट कर दी, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए, तो इसके अकॉर्डिंग टू डिफाइन चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट को उन्होंने क्या किया, डिफाइन करते हुए बोला कि चार्टर एक्ट में इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट किए थे, तो मैं भी सपोर्ट करूंगा। हो गया। आपको फिर से यही पॉइंट कंट्रोवर्सी में मिलेगा, नेक्स्ट डीमेरिट्स में सेम पॉइंट्स मिलेंगे कि चार्टर एक्ट में भी वो सपोर्ट किए इंग्लिश को, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश किए, ये भी प्रमोशन ऑफ इंग्लिश हुआ। मैकले भी क्या कर लिए, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश के। तो ये कंट्रोवर्सी में एक डीप मेरिट्स पॉइंट आएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए 1834 में वो आए थे। सो ऑन फेव 1835, ऑन 2 फेव 1835 he presented his minute in which he proposed to make English medium of education। ठीक है, उन्होंने अपना घोषणा पत्र दिया, कब दिया, ऑन 2 फेब 1835, वो आए 1834 जून 10 को, एंड उससे उन्होंने क्या किया, पहले तो आके रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट ऑन प्रीवियस एजुकेशन सिस्टम, प्रीवियस एजुकेशन सिस्टम चार्टर एक्ट के ऊपर एंड वारेन हेस्टिंग के ऊपर। तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था उन्होंने एक घोषणा पत्र में दिया, दैट इज कॉल्ड मिनट, मैकलेस मिनट, एंड उसमें उन्होंने फिर से इंग्लिश एजुकेशन को, इंग्लिश मीडियम ऑफ एजुकेशन को सपोर्ट करते हुए कुछ कुछ प्रेजेंट किया पॉइंट्स को। अभी लिखेंगे फीचर्स ऑफ मैकलेस मिनट। अभी आपको हिस्ट्री पता चला मैकले क्यों आए, किस पॉइंट के बाद आए,
वो आपके बुक में मेंशन नहीं था, इसलिए मैंने इतना सारा बोला, ठीक है? अभी देखिए मैकलेस मिनट हैज़ एन इम्पोर्टेंट, ये ऑन नहीं है, एन है, ठीक है? हैज़ एन इम प्लेस, यस बोलिए, यस प्लीज़ बोलिए। नहीं, वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, मैं मार्क कर दी हूँ, पढ़ चुकी हूँ, ठीक है? उतना मेंशन्ड है आपकी बुक में। नहीं, नहीं, आपके लिए नहीं है। वहाँ पे अभी मेन फीचर्स मैंने दिखाया था ना, आपका मेन फीचर्स है, मैकले क्यों आए थे, किस लिए आए थे, लॉर्ड बेंटिक सब कुछ लिखा गया है। जितना मैंने अभी बोला वो सब मेंशन्ड है, उसी पॉइंट्स को आप मेंशन करेंगे अपने नोट्स में, ठीक है? ओके। So Macaulay Minute has an important place in the history of Indian education. मैकलेस के जो मैकले के मिनट थे ना, दैट इज उनका जो घोषणा पत्र था या विवरण पत्र था, उसको ना बहुत ज्यादा ही वैल्यू मिला था हिस्ट्री में। हिस्ट्री में एक बोल सकते हैं ना, बहुत ही फेमस एजुकेशन घोषणा पत्र था, दैट इज एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए बहुत ही बड़ा घोषणा पत्र था, बहुत बड़ा मिनट था, ठीक है? बिकॉज इट्स प्रोवाइडेड ए वे टू इंट्रोड्यूस ब्रिटिश एजुकेशन, इन्होंने रास्ता दिखाया कि एजुकेशन में, शिक्षा में, और शिक्षा जो उसकी एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा का जो पूरा माध्यम है, उसमें कैसे एजुकेशन को, सॉरी, ब्रिटिश एजुकेशन को इनकॉर्पोरेट करें, ब्रिटिश एजुकेशन को कैसे घुसाएं, इंट्रोड्यूस करें इंग्लिश मीडियम ऑफ एजुकेशन को। सो मैकले वाज ए सपोर्टर ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू इंडियन पीपल इन इंग्लिश मीडियम। तो उन्होंने किसको सपोर्ट किया कि इंडियन जो है, इंडियन जो भारतीय हैं या इंडिया के लोग हैं, उनको कैसे हम इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन दें, उसी चीज़ को सपोर्ट किया। तो ब्रिटिशर्स को उन्होंने सपोर्ट किया एंड इंग्लिश एजुकेशन को फिर से लेके आए स्कूल्स में। On the basis of this, he presented his minute on 2/5 1835। ठीक है, मेन फीचर्स इसमें क्या लगा? सो मीनिंग ऑफ द दैट इज अ वर्ल्ड्स लिटरेचर। उन्होंने पहला तो ये बताया कि वर्ल्ड्स का लिटरेचर क्या है, सबसे पता है आपको? अगर आप लिटरेचर के ऊपर में जाएंगे, जो पहले का लिटरेचर था, भाषा संबंधित जो भी परिचय हुआ था, तो ब्रिटिशर्स के जो लिटरेचर हैं वो बहुत ही फेमस थे, बिकॉज संस्कृत बहुत कम लोग पढ़ते थे, बट पहले के टाइम पे इंग्लिश बहुत लोग पढ़ते थे, इंडिया को छोड़ के। इंडिया में बहुत कम लोग ही पढ़ाई करते थे इंग्लिश में। सो हमारा ही ऐसा कंट्री था जो कि संस्कृत पढ़ता था। उसके बाद अभी तो धीरे-धीरे बहुत ही, जैसे कि सनातन धर्म हो गया, संस्कृत ना बहुत ही चारों तरफ स्प्रेड हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा। एंड वहाँ पे एजुकेशन में भी अभी बाहर की कंट्री में भी संस्कृत में बहुत लोग पढ़ाई करते हैं। बट पहले का जो लिटरेचर था वो इंग्लिश में ही था, तो उनको बोला जाता है वर्ल्ड लिटरेचर। मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर, दैट इज़ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 टॉक्स अबाउट द ऑफ रिवाइवल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर। तो चार्टर एक्ट में जो पर्सन्स है ना, युवास थे, एंड जो वो ट्राई करते थे, रिवाइवल और भी पर्सन्स थे या ऑर्गेनाइजेशंस था जो ट्राई करता था चार्टर एक्ट के साथ कि कैसे लिटरेचर को, इंग्लिश लिटरेचर को इंडिया में लेके आए, या फिर इंग्लिश लिटरेचर को हम इम्प्रूव करें। बट इट इज़ साइलेंट अबाउट व्हाट इज़ लिटरेचर। बट इंडिया क्या नहीं जानता था, लिटरेचर है क्या, ये नहीं जानता था। दिस गेव राइज टू ओरिएंटल एंड that is called occidental, not accidental, that is called occidental। ओके, ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी। तो कुछ लोग थे ना, जैसे होते थे, मैं कल भी आप लोगों को क्लास में बता रही थी कि एंग्लो इंडियंस होते हैं, एनआरआई, ठीक है? हम इंडियन है, प्योर इंडियंस हैं। हम अगर ब्रिटिश में, ब्रिटिश मीन्स फॉरेन कंट्रीज में बहुत टाइम तक रह गए, अभी तो ब्रिटिश नहीं है, बट फॉरेन कंट्रीज है, फॉरेन कंट्रीज में बहुत टाइम तक रह गए, तो क्या होगा, हम वहाँ के रेसिडेंस हो गए, हम रह गए, तो वी आर कॉल्ड और वी आर नोन एज एनआरआई। हमें क्या बोला जाएगा? एनआरआई बोला जाएगा। तो वैसे ही ना, यहाँ पे दो ग्रुप बन गए। क्या है? वही है रिवाइवल, दैट इज, इन ये सारे जो एक्ट आने लगे, इतने सारे चार्टर एक्ट आ गया, उससे पहले ग्रैंड कमीशन आ गया, ये सब जो आ गए, ऑन दी प्रमोशन ऑफ इंग्लिश होते गया, लिटरेचर आते गया, साइंस को इनकॉर्पोरेट कर दिए, तो हमारा संस्कृत अभी पीछे रह रहा है। सो उसके लिए उसको लड़ते हुए दो ग्रुप आए, एक हो गए ओरिएंटल, एक हो गए ऑक्सीडेंटल। ओरिएंटल जो है, जो कि संस्कृत के लिए लड़ रहा था, दैट इज
हमारे कंट्री में संस्कृत होना चाहिए, जो भी मैथ्स हो, आप लैंग्वेज पढ़े, भाषा पढ़े, इंग्लिश इंग्लिश तो नहीं, इंग्लिश छोड़ के जो भी नेटिव लैंग्वेज है वो सब में चलेगा। ऑक्सीडेंटल क्या ट्राई करते थे? उसका ऑपोजिट, ये सबको बैन करना चाहिए, ये सबको एबोलिस्ट कर दो, दैट मीन्स हटा दो, एंड ओनली किसको ले आओ? इंग्लिश को ले आओ। तो ये दोनों में क्या हो गया? कंट्रोवर्सी बढ़ गया, दैट इज ओरिएंटल एंड ऑक्सीडेंटल। तो इसको क्या बोलते पता है? इनका जो मतलब इनके अंडर में इन ये जो ग्रुप बना था, ग्रुप में जो मेंबर्स होते थे उनको बोलते थे ओरिएंटालिस्ट, ऑक्सीडेंटालिस्ट। ओरिएंटालिस्ट एंड ऑक्सीडेंटालिस्ट ये बताया जाता था। सो डिफाइनिंग लिटरेचर ही सेड, ठीक है, मैकेले ने क्या बताया लिटरेचर को बताते हुए? उन्होंने बताया दैट द मीनिंग ऑफ वर्ड, और दैट इज वर्ड, कौन सा वर्ड है? लिटरेचर। दैट इज अ वर्ड जो लिटरेचर है इन चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट में जो मेंशन किया गया था 1813 के जो चार्टर एक्ट में, इंग्लिश लिटरेचर नॉट मीन दैट इज अ संस्कृत, ये संस्कृत नहीं है, या फिर ये कोई पर्शियन लैंग्वेज नहीं है, या फिर अरबिक लिटरेचर नहीं है। ये अपना एक अलग ही वैल्यू कैरी करता है, ये सिंपली एक अलग ही चीज़ है। उन्होंने बताया ये एक ऐसा लिटरेचर है, ये इंग्लिश लिटरेचर है, इसको वर्ड जो लिटरेचर है ये इंग्लिश से आया है, ब्रिटिश से आया है, ये संस्कृत से नहीं आया, नॉट फ्रॉम संस्कृत, नॉट फ्रॉम पर्शियन, नॉट फ्रॉम अरबिक लिटरेचर, ये अरबिक भी नहीं है। उन्होंने इतना सिंपल चीज़ बताया, ठीक है। अभी नेक्स्ट, इंडियन स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग जो थॉट है उसको आपको क्रॉस करना है, ठीक है, क्योंकि इंडियन थॉट्स उस टाइम पे उतना सुना नहीं गया था, तो मैकले अगेन इंडियन स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग फिर से फिलोसॉफी को लेके आएंगे, तो उतना नहीं चाहिए। ये पॉइंट को कट करिए, आप लिख के रखिए, इस पॉइंट को नहीं लिखना है, ठीक है, इस पॉइंट को लिखना नहीं है। या फिर जब नोट्स बनाएंगे थोड़ा वीडियो देख लीजिएगा कौन से पॉइंट को कट किया गया है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स को फिर से नहीं लिखना है, अदरवाइज मैं इसका प्रिंट आउट निकाल दूँ, अगेन मैं मार्क करके दे दूंगी, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट देखिए, फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप ऑलरेडी जानते हैं कि मैक्लेमिनेट क्या चाहते थे? मैक्लेमिनेट कौन सा लैंग्वेज में पढ़ाना चाहते थे या फिर इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे एजुकेशन सिस्टम में? कौन सा लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे? बताइए। इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश। सो लॉर्ड मैकले क्रिटिसाइज्ड इंडियन लैंग्वेज, ओके, कितना सारा बुरा चीज करे देखिए। लॉर्ड मैकले क्रिटिसाइज इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इंडिया के जो लिटरेचर थे संस्कृत में, या इंडियन जितने भी नेटिव लैंग्वेजेस एंड संस्कृत था उनको उन्होंने बहुत ही क्रिटिसाइज किया, एंड एडवोकेटेड इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन फॉर इंडियन पीपल। क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए लोगों के लिए, मतलब इंडियन के, इंडियंस के लिए या इंडिया के लोगों के लिए, कि एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश एज अ मीडियम होना चाहिए, एज ए मीडियम होना चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ही बिलीव दैट पॉपुलर इंडियन लैंग्वेज वेर इनकम्प्लीट, उन्होंने बिलीव किया था ये जो इंडिया के लैंग्वेज है सारे इनकम्प्लीट है एंड इनकैपेबल है, इसका कोई कैपेबिलिटीज नहीं है, ये बाहर जाके कुछ काम नहीं कर सकता। ओनली अगर एक पर्सन को हिंदी पता है या फिर कोई एक नेटिव लैंग्वेज पता है, संस्कृत पता है, वो बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकता। इवन इवन दो वो एक टिकट खरीद नहीं सकता, एक खाना खरीद नहीं सकता, सॉरी उसे इंग्लिश नहीं पता, इफ उसे इंग्लिश नहीं पता। सो वो क्या बिलीव करते थे? ही बिलीव दैट इंपॉर्टेंट बुक्स कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इन इंडियन लैंग्वेज। वो बिलीव करते थे जो बुक्स है संस्कृत में है, या फिर नॉर्मली इंग्लिश में है, इंग्लिश लिटरेचर है, वो उस बुक को हम संस्कृत में कन्वर्ट नहीं कर सकते या फिर इंडियन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इतना सारा चीज उन्होंने क्या किया? कंट्रोवर्सी में ले आए। इट विल वेस्ट प्रीसियस टाइम एंड मनी, ठीक है, ये हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है, बिकॉज हम इंडियंस हैं एंड इंडिया के जो हिंदी लैंग्वेज है या फिर नेटिव लैंग्वेज है या फिर जो लैंग्वेज थे वो सारा हमारा वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, उसको पढ़ाई करना दैट मीन्स ना पढ़ने का बराबर है। ओके, सो इंग्लिश में पढ़ने से ही हम बेटर रोल प्ले कर सकेंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे, उनका थॉट था। अभी देखिए, ये गया आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, रेपुटी रेपुडियंट, दैट इज अ रेपुटेशन से आता है, रेपुडियंट उसी का और एक मीनिंग है, रेपुडियंट ऑफ ओरिएंटालिस्ट, मैंने अभी बोला था ओरिएंटालिस्ट आइडिया,
ओरिएंटालिस्ट एंड ऑक्सीडेंटलिस्ट, वही है। तो उनके आइडिया को देखिए, लॉर्ड मैकले वाज एन ओपोनेंट ऑफ ओरिएंटालिस्ट। मैंने बोला था ओरिएंटालिस्ट कौन है, जो नेटिव लैंग्वेज और इंडियन लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे थे। दैट मीन्स वो चाहते थे हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या आए, ओनली इंडियन लैंग्वेज रहे। ऑक्सीडेंटलिस्ट क्या चाहते थे, वो चाहते थे इंग्लिश लैंग्वेज है या फिर ब्रिटिश लैंग्वेज है, ठीक है। सो लॉर्ड मैकले यहाँ पे जो थे ना, वो ओपोनेंट थे, ओपोनेंट ऑफ ओरिएंटालिस्ट आइडियाज। तो उसके ऑपोज में थे, उसको क्या कर रहे थे, ओरिएंटालिस्ट जो कर रहे थे उसके ऑपोजिट में ये कर रहे थे। ओरिएंटालिस्ट अपने लैंग्वेज के बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे थे, तो इन्होंने सब कुछ बुरा बोला। सो ही बिलीव दैट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पीपल दिस आइडियोलॉजी मस्ट बी थ्रोन अवे। ये जो आइडिया है उसको फेंक देना चाहिए। ये जो आदर्श है, इंडिया के जो आदर्श है लैंग्वेज के ऊपर, भाषा संबंधित, उसको फेंक देना चाहिए। मैकले सेड दैट गवर्नमेंट feels that all its previous policies have been unsuccessful। हमारा जो गवर्नमेंट था, हमारा गवर्नमेंट उस टाइम में कौन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि उनका जितना भी क्या था, जितने भी लॉज थे, पॉलिसीज थे, वर्क कर रहे थे, वो सारे मैकले ने क्या कर दिया, बैन कर दिया या फिर उसको हटा दिया। एंड उसको बोला गया कि मैकले ने वो सारे पॉलिसीज को बोला कि ये सारे अनसक्सेसफुल है। इसलिए गवर्नमेंट भी फील करता है मैकले के थॉट से ये सारे जितने भी पॉलिसीज थे, चार्टर्ड एक्ट थे, ग्रैंड कमीशन थी, ये सारे फेल हो गए हैं, अनसक्सेसफुल है, सक्सीड इनको नहीं मिला, ठीक है। नेक्स्ट आया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। उनके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए। लॉर्ड मैकले बिलीव दैट इंडियन पीपल शुड बी प्रोवाइडेड सच एन एजुकेशन व्हिच वुड इम्प्रूव देयर कंडीशन। लॉर्ड मैकले ये थिंक करते थे कि हमारा इंडियन एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू इंडियन लोगों का कुछ भला हो, इम्प्रूवमेंट हो, उनके कंडीशन में सुधार आए, उनके जो अवस्था है उसमें सुधार आए। ही बिलीव दैट इंग्लैंड नीड्स पीपल who are Indian in blood and color and British with respect to tastes, ideas, interest and morals. That is WRT means with respect to, ठीक है। इंडिया के लोग कैसे थे, सिंपल थे, उनके नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाई करते थे, जो समझते थे वैसे ही रहते थे। बट ये क्या सोचते थे कि इंग्लैंड जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इंग्लैंड मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, वो क्या नीड करता है, जो लोग इंडियन हो, कैसे इंडियन होंगे, खून से, रंग से, ठीक है, खून से और रंग से वो इंडियन होंगे। एंड ब्रिटिशर्स होंगे मन से, अपने मोरल थॉट से होंगे, अपने बाय टेस्ट, उनका जो टेस्ट होगा, जो मतलब नीड होता है ना कि मैं ऐसे बनूंगा, तो वो होगा कि ब्रिटिशर्स जैसे हमें बनना है, इंडिया का होना चाहिए। आइडियाज, इंटरेस्ट, सब कुछ ब्रिटिशर्स जैसे होगा, सिर्फ खून से और कलर से वो कैसे होंगे, बाय ब्लड एंड कलर दे आर इंडियन, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। लॉर्ड मैकले वॉज ए प्रोडक्ट ऑफ सच ए टाइम, उस टाइम के वो प्रोडक्ट थे, वो बहुत ही ह्यूज चेंजेस करना चाहते थे, जो कि इंग्लिश के थ्रू ही होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन लाना चाहते थे, जो कि कुछ टाइम तक चला भी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया गया कि पढ़ाना है, अगर स्कूल में पढ़ना है तो सब कुछ इंग्लिश में करना पड़ेगा। सो ये क्या हो गया ना, रूलिंग लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड रूल गवर्न सिस्टम। इंग्लिश लैंग्वेज एज ए रूल गवर्न सिस्टम, ये आप ना लैंग्वेज एक्रोस करिकुलम में भी पढ़ेंगे। उस टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज को एक बोला गया कि ये शासन में है, शासन करने के लिए जो लैंग्वेज चाहिए, जो भाषा चाहिए, वो भाषा है इंग्लिश, उसी का प्रयोग किया गया हर एक चीज में। द ब्रिटिश पॉपुलराइज्ड देयर लैंग्वेज, ब्रिटिश का क्या कर रहे हैं, अपने भाषा को ही बढ़ावा दे रहे हैं, पॉपुलर कर रहे हैं, ठीक है, पॉपुलराइज देयर लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उनके लिटरेचर को बढ़ा दे रहे थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में। ही सेड दैट दीज लोकल लैंग्वेज इनकम्प्लीट एंड इनकैपेबल। तो उन्होंने बोला कि ये जो लोकल लैंग्वेज है, इंडिया के लैंग्वेज है, वो सारी इनकम्प्लीट है, इनकैपेबल है। तो नेक्स्ट आया आपका व्यूज रिगार्डिंग इंडियन लिटरेचर। ये पॉइंट ऑलरेडी आप मेंशन कर चुके हैं, कुछ पॉइंट्स ना आप एक्स्ट्रा मेंशनड है, एक ही टाइप का है, बट पॉइंट्स को बार बार रिपीट किया गया है,
तो आप उस फॉन्ट्स को छोटा करके लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ना कुछ मेंशन्ड है, उन्होंने मेंशन किया था ना लॉर्ड मैकले ने, अभी मैंने बोला था सुन लीजिए, जैसे कि संस्कृत लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने बोला संस्कृत लैंग्वेज में हम कोई चीज़ को ट्रांसलेट नहीं कर सकते, कोई चीज़ को समझ नहीं सकते, वो लोएस्ट लेवल है, उन्होंने बोला संस्कृत लैंग्वेज लोएस्ट लेवल का है, उससे कुछ हो नहीं सकता, हम अपने थॉट्स को शेयर भी नहीं कर सकते। तो द ज्योतिष शास्त्र इज सच ए साइंस ऑन व्हिच on which British children will laugh at। ऐसे थे ज्योतिष शास्त्र के, अभी भी हमारे लिए ज्योतिष शास्त्र बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। फिर भी उस टाइम में अगर ब्रिटिशर्स सुन लेते थे या ब्रिटिशर्स के बच्चे सुनते थे तो वो हंसते थे कि ये ज्योतिष शास्त्र है क्या, ठीक है। तो ये एक टाइप का बोल सकते हैं हमारे ऊपर ना सेम फीलिंग, या फिर हम क्या लज्जाजनक जो ये अवस्था आती है ना, वो इंडिया के लिए थी उस टाइम में। तो ये पॉइंट्स को आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए, अभी के लिए नोट्स के लिए ओके है, बट आप एग्जाम में चाहे तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, अच्छा इतना क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है, इतना क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट देखिए। ये हो गया लॉ मेकर्स, आएंगे अभी लॉ मेकर्स। कोड ऑफ लॉ, अभी फिर से कोड ऑफ लॉ में कौन आएगा, वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था, मुस्लिम लैंग्वेज, सॉरी मुस्लिम एजुकेशन। सो मुस्लिम एजुकेशन के लिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अगेन था इंग्लिश, तो उसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया फिर से इस पॉइंट में। एल एम मीन्स लॉ मेकर्स, एल एम मीन्स यहाँ पे क्या है, लॉ मेकर्स, ठीक है, लॉ मेकर्स। So lawmakers was not in the favor of that Hindu and Islamic law. So जो लॉ मेकर्स थे ना, जो लॉ बनाते थे, दैट मीन्स गवर्नमेंट, हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो मेंबर्स थे, वो सब ना तब के जो हिंदू लॉ थे, हिंदू मतलब हिंदू कास्ट में या हिंदू जो धर्म था उसमें, एंड इस्लामिक धर्म में जो लॉज थे, उसको उन्होंने बोला कि ये लॉ नहीं चलेगा, ये सारे लॉ नहीं चलेंगे, क्योंकि ये सारे लॉज किस में थे, संस्कृत में थे, पर्शियन में थे, अरबिक में थे, तो ये लॉ नहीं चलेगा। तो इसके लिए फिर क्या आया, अगर लॉ बनाना ही है या फिर लॉ जो बनेगा, तो उसमें मेंशन किया गया कि हम अगर लॉ बनाएंगे संस्कृत, पर्शियन, अरेबियन या फिर अरबिक हम फॉलो नहीं करेंगे, हम ओनली इंग्लिश में बनाएंगे। बुक शुड बी पोस्टुलेटेड, और दैट इज, हम बोल सकते हैं इसको हम बनाए, दैट इज वी मेक लॉ, तो वी मेक नहीं होगा, मैकले मेक लॉ, या फिर लॉ मेकर्स मेक लॉ इन लैंग्वेज, which language, in English language, in English language in that period, ओके, इन दैट पीरियड इतना मेंशन करेंगे, बिकॉज उस टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में था। अभी के कॉन्स्टिट्यूशन में ना आप हिंदी में भी मिल जाएगा, उड़िया में भी मिल जाएगा, सारे लैंग्वेज में मिलेगा, ट्रांसलेट हो सकता है मल्टीपल लैंग्वेज में, बट उस टाइम पे ओनली ट्रांसलेशन पॉसिबल था इंग्लिश में, संस्कृत में नहीं होगा, पर्शियन में नहीं होगा, एंड अरबिक में नहीं होगा। उस टाइम में हिंदी नहीं आया था, नेटिव लैंग्वेज के तौर पे हिंदी नहीं था, संस्कृत था, संस्कृत से मॉडिफिकेशन हुआ तो हिंदी आया, ठीक है। संस्कृत से ही सारे लैंग्वेज की उत्पत्ति हुई है, सो संस्कृत ही चल रहा था हिंदू के तौर पे, हिंदू जो लोग थे संस्कृत ही यूज करते थे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रांट। अभी क्या करेंगे, जो भी हमें ग्रांट तो लाना है ना, जो भी हम किए एज ए मैकले में अगर लॉ को चेंज कर रही हूँ, जैसे कि कल्चर को ले आई, ब्रिटिश कल्चर को, लिटरेचर को, साइंस को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमने चेंज किया, लॉ बना के चेंज कर डाला। ओरिएंटालिस्ट जो पर्सन्स थे, जो कि हमारे नेटिव लैंग्वेज के बारे में सोच रहे थे, उनको हटा डाला, उसको ही अपोज कर डाला, एंड ऑक्सीडेंटल्स को हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो वो सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, एडप्ट तो करना पड़ेगा ना, तो बाय लॉ उसे भी ग्रांट करना पड़ेगा कि ये सारा चीज़ क्या है, चलना है, ये सारा हमारे इंडिया में भी चलाना है, हमें इंडिया में भी चलाना है, तो हमारे इंडिया को भी इसी को फॉलो करना पड़ेगा। सो मैकेले गेव practical practical suggestion for utilizing the money reserved for education। जो मनी दिया गया था एजुकेशन के लिए या रखा गया था एजुकेशन के लिए रिजर्व, उसको कैसे यूज करें। ही सजेस्टेड दैट एम ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट
उन्होंने बोला कि एम ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है? पॉपुलराइज्ड होना, स्पेंड करना मनी को, लिटरेचर एंड साइंस को बढ़ावा देना, एंड फ्यूचर के लिए जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है दैट इज द ओरिएंटालिस्ट को हटाना, एंड अपने लैंग्वेज को आगे बढ़ाना, पॉपुलराइज करना. सो दे शुड कंटिन्यू बट नो मनी शुड बी स्पेंट ऑन. सो उन्होंने क्या किया? नेटिव लैंग्वेज के ऊपर कोई भी खर्चा नहीं किया. ठीक है, उन्होंने अपने लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए सारे खर्चे किए. तो ये था कैसे हम जो पैसा है हमारे लिए रिजर्व्ड है उसको कैसे ग्रांटिंग, हम बोलते ग्रांट इन एड, उसको ग्रांट करके कैसे खर्चा करें. तो उन्होंने ये आइडिया दिया था. अच्छा, रिलीजियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखिए. ठीक है, मैकले वाज ए सेकुलर पर्सन. आप जानते हैं सेकुलरिज्म, सर्वधर्म यहाँ पे है, सारे धर्म को वो मानते थे फिर भी वो सबको क्या करते थे? सपोर्ट नहीं करते थे, ओनली ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे. ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ रिलीजियन लैंग्वेज, और दैट इज रिलीजियस जो लैंग्वेज है हमारे, रिलीजन हम धर्म के हैं ना, सो सारे धर्म में जो नेटिव लैंग्वेज होते हैं, फोक लैंग्वेज होते हैं, वो सबको नहीं चलाना है, इंग्लिश लैंग्वेज को ही चलाना है. सो अल्टीमेटली क्या चाहते थे, क्यों चाहते थे इंग्लिश लैंग्वेज हो? बिकॉज उनका सेंटिमेंट उससे जुड़ा हुआ है, वो इमोशनल हो जाते हैं कि मेरा लैंग्वेज चले, मैं चाहता हूँ कि मेरा लैंग्वेज चले. तो ये सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो चाहते थे इंग्लिश लैंग्वेज आए. अच्छा, फिल्ट्रेशन थ्योरी है. फिल्ट्रेशन थ्योरी के थ्रू क्या है मैं बता देती हूँ आपको, रुकिए. ये है आपका नेक्स्ट क्रिटिकल स्टडी ऑफ मैकलिस मिनट. दैट इज क्या क्या क्रिटिकल स्टडी मीन्स क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म आया. देन क्रिटिकल स्टडी ऑफ मैकल मिनट, सेम पॉइंट्स को फिर से दिया गया है. ठीक है, वहाँ पे क्लियर नहीं था बोल के फिर से मैंने यहाँ पे थोड़ा लाइट करके दिया. ठीक है, सेम पॉइंट से फिल्ट्रेशन थ्योरी यहाँ पे भी मेंशन्ड है. ठीक है, फिर रिकमेंडेशन यहाँ पे मेंशन्ड है. सो यहाँ पे पॉइंट्स देख लीजिए, एंड हो जाएगा अभी. सो फिल्ट्रेशन थ्योरी में, अच्छा फिल्टर करना, कोई चीज को छानना होता है ना, ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल वैल्यूज और फाइनेंशियल ग्रांट. क्या हो गया? लैक हो गया ना. हम क्या करेंगे, सारे बच्चों को अगर स्कूल्स में लाने लगे तो इतना पैसा तो नहीं है, इतने सारे स्कूल्स नहीं बन सकते. बट गवर्नमेंट ने बोला है कि 1 लाख रुपीज वो क्या करेगा, खर्च करेगा हर साल पर annum. They spent 1 lakh rupee for school education, और that is the education of India, education for India और education in India, इंडिया में खर्च करने के लिए. ठीक. बट अभी क्या हो गया, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एक साथ जहाँ पे खर्च किया जाएगा पैसा आपको मिलेगा तो आप क्या करोगे, सारे लोग वहीं काम करने लगेंगे. अभी उस सिस्टम की वजह से बहुत सारे बच्चे जाने लगे स्कूल को. सो गवर्नमेंट हैज लैक ऑफ फाइनेंसेस. अभी क्या आ गया, पैसे का कमी पड़ गया. सो मैकलेमिनेट का जो ये थ्योरी था ना कि वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को चेंज करते हुए सारे बच्चों को ले आएंगे एंड इंग्लिश लैंग्वेज को हम प्रमोट करेंगे, लिटरेचर को प्रमोट करेंगे, साइंस को प्रमोट करेंगे, एंड एजुकेशन में जो सिलेक्टेड क्लासेस हैं उनको ही पढ़ाएंगे. तो उसके थ्रू क्या हो गया, हम जो लोग हायर सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते वो लोग एजुकेशन नहीं लेंगे. तो दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी. दैट मीन्स ऐसा होता है, उसका डायग्राम अगर देखेंगे ना तो ऐसा डायग्राम है. ठीक है, यहाँ पे थिंक कर लीजिए ये इंडियन सोसाइटी. हाँ बोलिए सर. हाँ, फनेल का टाइप का. हाँ, यस फनेल टाइप का. सो यहाँ पे ना बहुत पर्सन्स है बिकॉज ये इंडियन सोसाइटी है. मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करेंगे, बिकॉज उनको कोई नॉलेज नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, उनके लैंग्वेज को हमने बैन कर दिया. एज ए ब्रिटिशर्स मैं भी थिंक कर रही हूँ, मैंने बैन कर दिया तो लोग क्या करेंगे, एजुकेशन सिस्टम में जाएंगे. सो एजुकेशन सिस्टम में सब जाने लगे. बट सबको हमने एंटर नहीं किया बिकॉज ये लोग तो लोअर क्लास के हैं, पैसा नहीं दे सकते. कहीं पे भी अगर राजा महाराजा का बच्चे पढ़ने आएंगे क्या करेंगे, अगर आपको पैसा का जरूरत पड़ेगा तो वो सपोर्ट करेंगे. बट अगर लोअर क्लासेस से बच्चे आए तो उनके पेरेंट्स को तो खाने को नहीं मिलता है, तो ये पैसा कहाँ से देंगे, दे नहीं पाए. तो इसलिए ओनली हायर सोसाइटीज वाले पढ़ गए तो उनको हमने सेपरेट कर दिया यहाँ से. ओनली हायर क्लासेस इधर रह गए, लोअर क्लासेस ऊपर ही रह गए. उनको एजुकेशन बिल्कुल नहीं मिला, लोअर क्लासेस को एजुकेशन बिल्कुल नहीं मिला, हायर क्लासेस को टोटल एजुकेशन मिलके आ गया. तो ये हो गया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी. ये देखिए डाउनवर्ड मूव, इसका फेस किधर है, दैट इज अ डाउनवर्ड, जहां से छानना है
वो किधर है, नीचे की तरफ है, इसलिए ये डाउनवर्ड। ठीक है, ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसको छाना जाता है, छान के हमने सिर्फ हायर सोसाइटीज को पढ़ाया। ये हो गया मैकेले का बहुत बड़ा पॉलिटिक्स, ये बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है उनके लिए। अभी ये थ्योरी को हमने बोला थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। इसके बाद क्रिटिसिज्म क्या क्या आया, अटैक ऑन इंडियन कल्चर, इसका सिर्फ ना पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, इसको एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे चलेगा, बिकॉज अभी तक में तो बहुत सारे एक्सप्लेनेशन आपको पता है, ये आया भी तो लिख सकेंगे। अटैक ऑन इंडियन कल्चर, हमने क्या किया, इंडिया के एजुकेशन को पहले तो खत्म कर दिया, बिकॉज इंडिया में ऐसे ही एजुकेशन नहीं थे, थोड़ा बहुत चल रहा था, उसको ही बंद कर दिया। उसके बाद हायर सोसाइटी लोअर सोसाइटी ऐसा बना दिया। ठीक है, ब्रिटिशर्स नहीं बनाया है हायर सोसाइटी लोअर सोसाइटी। उसके बाद क्या हुआ, ओनली हायर सोसाइटी के बच्चे पढ़ सकते हैं। इंडियन कल्चर को हमने क्या बोला कि ये इनकैपेबल है, इंडिया के लैंग्वेज को हमने बोला इनकैपेबल है, इनकम्प्लीट है, इसमें ट्रांसलेटेड नहीं हो सकते बुक्स। ये सारे अटैक ऑन इंडियन कल्चर हुआ। हमने आघात किया, प्रहार किया, किसके ऊपर, इंडिया के कल्चर के ऊपर, इंडिया के संस्कृति के ऊपर, भारत के संस्कृति के ऊपर। उसके बाद क्या आया, इम्पोजिशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इम्पोजिशन दैट इज अ पोजिशन में हमने इम्प्लांटेड किया, इंग्लिश लैंग्वेज को ना इम्प्लांट किया। ठीक है, जैसे हम एक पौधा लगाते हैं ना, पेड़ लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लांटेशन। यहाँ पे हमने मेंशन किया इम्पोजिशन। सो पोजिशन हमने बनाया, इंग्लिश का एक पोजिशन बनाया। सो मैकले एडवोकेटेड, मैकले ने क्या बोला, मैकले ने बोला या मैकले ने जो लॉ बनाए दैट इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ होल एजुकेशन, पूरा कंप्लीट एजुकेशन के लिए इंग्लिश ही एकमात्र रास्ता है या फिर माध्यम बनेगा। ओनली एक से एक मतलब थोड़ा थोड़ा, एक एक इंडियन, वन ऑफ वन, दैट मीन्स ये वन ऑफ वन मीन्स होता है एक एक, उसको समझाने के लिए यहाँ पे ऐसा लिखा गया, ओनली वन ऑफ वन, और दैट इज वन वन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड, मैं बोल सकती हूँ इसको प्रॉपरली क्या, हाँ उसको चेंज करना था। 10%, 10% मैं भी बोलने वाली थी कि ये वन ऑफ वन हम लोग नहीं लिखेंगे, कहीं पे एक बुक में मेंशन था, दैट इज कॉल्ड, अगर पूरा पॉपुलेशन को हम काउंट करें तो उसमें से ये चीज आता है कि अभी के टाइम का अगर पूरा पॉपुलेशन के देखेंगे ना, तो 0.001% आएगा अभी का पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, बट तब के पॉपुलेशन तो कम थे, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 10% लिखा गया है, 10%। सो प्लीज परसेंट को थोड़ा चेंज करिए, मैं खुद ही पहचान नहीं पाई, सॉरी। सो 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वॉज एजुकेटेड। अभी तक के अंदर मैकले के अकॉर्डिंग हायर सोसाइटी को हमने अलग किया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के लिए। सो उसको यूज करके हमने क्या किया, ओनली हायर सोसाइटीज को अलग किया, एंड ओनली 10%, अगर 100% लोग हैं उसमें से देखिए हायर सोसाइटी में कितने लोग हैं, ओनली 10% लोग हैं, तो 10% लोगों को हमने पढ़ाया, एजुकेट करवाया। ठीक है, 10% है, उसको सब गलत लिखेंगे, मैं ऐसे पढ़ी हूँ मैं सब गलत लिख लेंगे। सो करेक्शन कर लीजिएगा, 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वॉज एजुकेटेड, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। अच्छा, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। ओके सर, एक बात बोलूं, अच्छा सर, मैं जब पढ़ा रही हूँ आइदर अगर थोड़ा बहुत गलत हो गया सो मैं करेक्शन करूंगी, बार बार अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा, ऑनलाइन क्लास है। हाँ सर, एक्चुअली इतना में रही। ओके, सो इंटरप्ट थोड़ा सा कम करिए, बेटर रहेगा, एक्चुअली समझाने में ही थोड़ा सा ये हो जा रहा है, ये पेपर मेरे पास नहीं है, अदरवाइज करेक्शन मैं ही कर देती। सो ओनली 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वॉज एजुकेटेड एंड दे वर नॉट प्रिपेयर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्या नहीं समझ सकते, दैट इज अ फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, नॉट प्रिपेयर टू अंडरस्टैंड फॉरेन लैंग्वेज। बाकी जितने रह गए 10% लोग पढ़ रहे हैं, बट 10% लोगों को क्यों पढ़ाया गया, ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी को स्प्रेड करने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट मिलेगा, ब्रिटिशर्स में एम्प्लॉयज बढ़ेंगे जो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट में है। सो बाकी लोग कहाँ जाएंगे, बाकी लोगों के लिए किसी ने कुछ नहीं सोचा। तो ये क्या किया गया, और एक क्रिटिसिज्म आया, डिसरेस्पेक्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। हमने तो अल्टीमेटली संस्कृत को क्या बोल दिया कि ये इनकम्प्लीट है, नेटिव लैंग्वेज जितने हैं, इंडिया के लैंग्वेज जितने हैं वो सारे इनकम्प्लीट, इनकैपेबल है, ओनली इंग्लिश वॉज द ग्रेटेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड।
वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। सो लॉ मेकर्स ने, जितने भी लॉ मेकर्स है ना, उन्होंने क्या बोला, डिडंट थिंक हाई ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। उन्होंने जो लैंग्वेज का ऊपरी हिस्सा है ना, तो उसमें इनको काउंट ही नहीं किया, इंडियन लैंग्वेज को काउंट ही नहीं किया। इट वाज सपोर्टर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। ही वॉज, वो मैकली कौन थे ना, ही वॉज सपोर्टर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। ही सेड दैट ओनली इंग्लिश वॉज द ग्रेटेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने बोला जो पूरे वर्ल्ड में अगर इंग्लिश को आपको देखेंगे ना, तो इंग्लिश एक ग्रेटेस्ट लैंग्वेज है, सबसे बड़ा लैंग्वेज है इंग्लिश। संस्कृत लैंग्वेज क्या हो गया, इंडियन लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज इनकम्प्लीट है। सो उसके थ्रू रिलीजियन मोटिव क्या आएगा, the main aim of Macaulay's Minute was to create such a class. एक क्लास बनाना चाहते थे, क्लास ऑफ पीपल हु नोज इंग्लिश लैंग्वेज, जो जानते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है। वो बाय ब्लड एंड कलर इंडियन थे, बट बाय टेस्ट एंड थॉट वो ब्रिटिशर्स थे। वैसे क्लास को वो जेनरेट करना चाहते थे। अगर उनको बोला जाए ऐसे खाओ, तो वो ब्रिटिशर्स जैसे खाएंगे। उनका टेस्ट पूरा ब्रिटिशर्स जैसा है, उनका आइडियाज पूरा ब्रिटिशर्स जैसा है। वो ब्रिटिश के लिए ही सोचेंगे, दैट इज अ ब्रिटिश कंपनीज के लिए ही सोचेंगे, वो इंडिया के लिए नहीं सोचेंगे। जो कि होते हैं कि एब्रोड जाते हैं, एब्रोड जाके वहाँ पे रह गए ऐसे लोग, ये हो गया। एंड ये सारे पॉइंट्स ओनली लिखने, ओनली पॉइंट्स मेंशन करना है रिकमेंडेशंस में। जो पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए बार बार नहीं लिखेंगे, ओनली पॉइंट्स रिकमेंडेशंस मेंशन करेंगे। ओनली पॉइंट्स में क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट promotion of European literature, European means English literature, British literature, same रहा। then number 2 abolition of native college और schools। अभी क्या है, एबोलिशन मीन्स हटाना, जो नेटिव लैंग्वेज में चल रहा था ना, जैसे कि संस्कृत लैंग्वेज में जो स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, या फिर अरबिक जो स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, उसको हटा दो। अभी कौन सा लैंग्वेज में आएगा तब, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन पढ़ रहा था वो और पढ़ नहीं सकेगा, ओनली हायर सोसाइटीज वाले और हायर क्लास वाले बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए, कहाँ पे, इंग्लिश लैंग्वेज जहाँ पे पढ़ाई होता है वहाँ पे। ठीक है, एबोलिशन मीन्स हटाना। देन नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉपिंग ऑफ फाइनेंशियल हेल्प। हम किसको हेल्प नहीं करेंगे, जो हमने कमिटी के थ्रू एक एक्सपांड किया थॉट को, कि हम एज ए ब्रिटिश गवर्नमेंट हेल्प करेंगे इंडियन कल्चर को या फिर इंडियंस को, कि वो बच्चे पढ़ेंगे। बट अभी क्या किया, हमने हेल्प नहीं किया। किस में हेल्प नहीं किया, कि हम लॉयर क्लास और लॉयर सोसाइटीज के जो लोग हैं उनको हम एम्प्लॉयड नहीं करेंगे। दैट मीन्स उनको पढ़ाएंगे ही नहीं, नहीं पढ़ाएंगे तो उनको एजुकेशन नहीं मिला एंड लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उनको जॉब भी नहीं मिलेगा। तो ओनली पॉइंट क्या लिखेंगे, स्टॉपिंग ऑफ फाइनेंशियल हेल्प। देन लास्ट पॉइंट, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन। सो इतना एक क्वेश्चन है, तो क्या क्या कट करना है आपको पता चला। ये पॉइंट एक्स्ट्रा है, रिपीट हो गया है, क्लियर नहीं था बोल के रिपीट है, तो आप उसको कट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा पेजेस मेंशन है, 2 बार चला गया है, उसको आप कट करेंगे। ठीक है, और क्या कट करेंगे आप, आपको मैंने मेंशन किया था चार्टर्ड एक्ट का जो कॉन, हाँ बोलो बोलो। हाँ हो गया, कौन सा पॉइंट बताना है। अच्छा यही बता रही हूँ मैं, अभी यही बता रही हूँ कि ये पॉइंट्स आपको लिखना है, क्या-क्या पॉइंट्स लिखने हैं वो बता दे रही हूँ। ये देखो, ये फीचर्स ऑफ मैक्रोमिनट्स यहाँ से पूरा कंटिन्यू करेंगे। फीचर्स ऑफ मैक्रोमिनट जो है ना, यहाँ से इस पेज को आप काउंट करके रखो। ये पेज कौन-सा नंबर पे है देख के रखिए। 4 है हाँ? 4 से कंटिन्यू रहेगा, 4 से आगे ही सब कुछ चेंज हो रहा है। 4 के बाद सारा कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, वेट। ये देखिए, ये पॉइंट्स को मैंने कट करने बोला, ये पेज को कट कर सकते हैं। दैट इज द ईस्ट वेस्ट कंट्रोवर्सी, ये कट करेंगे। एंड उससे पहले इश्यूज ऑफ कंट्रोवर्सीज, इसे कट करेंगे। एंड इससे पहले ये पॉइंट को लिखेंगे, मैकलमिनेट ने क्या इश्यूज के ऊपर क्या बात किए थे, चार्टर एक्ट के इश्यूज के ऊपर कौन से 2 पॉइंट बताए थे। तो चार्टर एक्ट का 1813 का जो पॉइंट था उसको मेंशन करेंगे। इंडिविजुअल एफर्ट्स रहेगा, पॉलिसी ऑफ एप्लीसमेंट होगा, एप्लीसमेंट, ओके, एपीसमेंट हो गया, एप्लीसमेंट होगा।
ठीक है। मेनी एजुकेशनल पॉलिसीज थोड़ा सा लिखना है, इसे भी लिखना है। बाकी यहाँ पे पॉइंट्स को मैंने कट किया था, कौन सा, ही वॉज ए लर्न स्कॉलर वाला पॉइंट को आप कट करेंगे। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1599, ये पॉइंट्स को चाहे तो कट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको याद रखना है ईस्ट वेस्ट कंट्रोवर्सीज को याद कट करना है, एंड जो इंडियाज रिलेटेड कंट्रोवर्सी है उसको कट कर देना है। सो एक पेज जैसा बीच में कट हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक पेज रिपीट है उसको लिखेंगे, एंड बाकी लास्ट के जो रिकमेंडेशंस हैं उसको पॉइंट वाइज मेंशन करेंगे, पॉइंट वाइज मेंशन करेंगे। इतना करने से एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा, एंड ये क्वेश्चन इस बार का आने के चांसेस फुल है, ये आएगा, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इस बार आएगा, ठीक है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, मैथली मिनट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। मेंशन किए।